हिंदुस्तान में बैटिंग करते हैं, बाहर तो बॉलर ही करते हैं बेटा। हाँ आईपीएल में चलते हैं। चले है ना, कल हम लोगों ने लास्ट में फॉर्मल चार्ज वगैरह कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज एस ब्लॉक, ठीक है। अब एस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, एस ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर सिंपल सा है, पहली बात तो है ना, जनरली क्या होता है ब्लॉक नाम सुनते ही है ना आत्मा जो है अंदर से थरथराने लग जाती है बच्चों की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिंपल सा चैप्टर है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा था वो रिएक्शंस कुछ काम आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में जितनी बातें हमने पढ़ी हैं उसका लगभग लगभग 40% चीज यहाँ पर वापस से आएगा आपके सामने, ठीक है। तो जितने भी ब्लॉक्स आप पढ़ोगे ना उसमें आपका पीरियोडिक और बॉन्डिंग का एक तरह से रिवीजन हो रहा होगा, ये बात पहले तो अपने दिमाग में फिट कर ले, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया है। हाँ, आपने कई चीजें पढ़ रखी होंगी, कुछ चीजों को आप वापस से अप्लाई कर रहे होंगे और कुछ नई चीजें भी आपके सामने आएगी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। लेकिन हाँ, एस ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जिसको आप क्लास के अंदर याद कर सकते हो आराम से, चीजें ऐसी बताई जाएंगी आपको, उसको 2-3 बार रिकॉल कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बेटा एक बात बताओ, अभी यहाँ पर मैं जनरल अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा ना, पहले मैं रिवीजन आपको करा दूं, जो बातें अभी हम लिखने वाले हैं उसको पहले फटाफट एक बार बता देता हूँ। याद करिए पीरियोडिक टेबल में क्या हमने इस तरह से ब्लॉक्स वगैरह बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बनाए थे। अच्छा, एस ब्लॉक इसमें कहां पर है, लेफ्ट में है, राइट में है, मिडिल में है, कहां है बेटा? ये वाला जो ब्लॉक आता है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक, इतना सबको पता है, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 और 2, यही होता है। अच्छा मुझे बताओ ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट? आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन होता है? जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में जाता है। अगर याद करो पीरियोडिक टेबल में आपको बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक होगा, पी में गया तो पी ब्लॉक होगा, डी में गया तो डी ब्लॉक होगा और एफ में गया तो मुझे बताओ अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट हो रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? एस में। और याद करो एन, N-1, N-2, तीन बातें अपन लिखते थे। एस और पी के साथ क्या लिखते थे? एन। डी के साथ आता था N-1 और एफ के साथ आता था N-2। तो बेटा अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में जा रहा है तो उस ब्लॉक उस एलिमेंट को किस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा? एस ब्लॉक का। दूसरी बात याद करिएगा, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप नंबर आते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 1 और 2। और याद करिएगा ये जो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, क्या ग्रुप 1 को अपन अल्कली मेटल बोला करते थे? अच्छा, क्या ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला करते थे? ग्रुप 1 अल्कली मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि ये बेरिलियम जनाबे अली गैंग का मेंबर है और इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक है, तो इसको सिर्फ अल्कलाइन बोलना गलत है क्योंकि ये अल्कलाइन भी है और एसिडिक भी है, तो ये एम्फोट्रिक होता है, ठीक है। ये सब बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा बात याद करिएगा, क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन NS1 और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है? बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा याद करिए साइज के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में आने वाले एलिमेंट कौन है बेटा? ली, ना, की, रब से फरियाद। क्या इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता बेटा? बढ़ता है। ये ग्रुप विदाउट कॉन्ट्रेक्शन वाला ग्रुप था, याद करिएगा, है ना। पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक ये विदाउट कॉन्ट्रेक्शन चलता था। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ठीक है, रेडियम वगैरह भी ले ले, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, तो हम इनके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी सबका डिस्कशन होगा। और याद करिए साइज का ऑर्डर एक जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, कुछ याद आ रहा है ऐसा, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको वापस से अपन यहाँ पर रिवाइज कर रहे होंगे, दैट्स इट। तो इसको मैं फटाफट एक बार लिखवा देता हूँ आपको। इसके अलावा याद करो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना शुरुआत में, वो क्या रहेगा, हमें इस चैप्टर को 3 हिस्सों में पढ़ना है। पहला तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स मतलब ऐसा है ना, लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, कंपाउंड नहीं बनाने इनके, एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। और एलिमेंट्स की हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब तो फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज, IE, रेडियस, वेडियस, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में हम इनकी रिएक्शन कराएंगे, कभी इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, कभी कराएंगे ऑक्सीजन से, कभी कराएंगे नाइट्रोजन से, उस रिएक्शन को कराने पर क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे। और तीसरा जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा चैप्टर का, ये सेकंड पार्ट रहेगा। और थर्ड पार्ट रहेगा कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्लेग लाइम, क्विक लाइम, ये सारी चीजों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट में अपना ये चैप्टर कवर होगा। अभी हम लोग सबसे पहला पार्ट जो कवर करेंगे वो होगा एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हेडिंग डालने एस ब्लॉक, और पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है
वो आपको लिखा रहा हूं, लिखिएगा। those elements in which last electron enters in those elements in which last electron enters in outermost s subshell. Those elements in which last electron enters in outermost s subshell. Full stop. S block consists of group number 1 and group number 2. S block consists of group number 1 and group number 2. दो ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब आइए, ये जो दो ग्रुप्स है ना, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके सामने आ रही हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होंगे इंडिविजुअली, ठीक है। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। पहली प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है, वो पहली प्रॉपर्टी है बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और हम ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, तो ताकि हमें चीजें है ना क्लियरली दिखती भी जाएंगी और याद भी होती जाएंगी। बेटा एक बात बताओ, ग्रुप 1 जो है, इस ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? NS1। बताइए ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। तो ये अपना रिवीजन हो गया एक तरह से। अच्छा मुझे बताइए, ग्रुप 1 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए, +1, ग्रुप 1 का हर एलिमेंट अगर आयन बनाता है तो Na+, K+, Rb+, Cs+, वो कितना स्टेट दिखाता है? +1। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये लूज करके उसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। अच्छा, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये दोनों को लूज करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा? +2। इसके अलावा बात करें यहां पर, तो मैंने अभी बताया फ्रांसियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव। और यहां पर जो लास्ट एलिमेंट आता है वो कौन आता है? रेडियम। तो रेडियम इज रेडियो एक्टिव। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो ध्यान सुनना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा मैग्नेटिक नेचर। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। मैग्नेटिक नेचर की अगर हम लोग बात करें तो आपको दो फॉर्म पढ़ने हैं। एक तो इनका एटॉमिक फॉर्म पढ़ना है और एक इनका आयनिक फॉर्म पढ़ना है। दो फॉर्म में चेक करना है कि पैरा है, डाया है, क्या है क्या नहीं है। यहां पर भी हम लोग बात करेंगे इनके एटॉमिक फॉर्म की और यहां पर भी हम लोग बात करेंगे इनके आयनिक फॉर्म की। मुझे बताओ, पैरा और डाया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन पैरा होता है कौन डाया होता है। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? पैरा। और किसी के पास अनपेड नहीं है तो कैसा होगा? डाया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक नेचर के बारे में। ध्यान सुनना है ना। मैग्नेटिक नेचर की कहानी क्या है? क्या ड्राइवर जो होता है ना गाड़ी का, अब ड्राइवर ही परेशान हो जाए तो फिर सवारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, फिर तो ठुकना पक्का है। तो इसलिए ड्राइवर हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। सवारी भले थोड़ा सा ऐसे वैसे बैठ जाए, चलता है, ठीक है। हाँ, ड्राइवर शुड बी कंफर्टेबल है। हवा भी कर सकता, आजा, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मना नहीं करूंगा बेटा, है ना। चले, एटॉमिक और आयनिक स्टेट की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना है ना। एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या है? देखो एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना। और ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अच्छा मुझे बताओ, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो NS1 और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है या नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, एस ब्लॉक में या एस सबशेल में कितना डब्बा होता है? 1, 3, 5, 7, कितने डब्बे होते हैं? एस में एक ही डब्बा होता है भाई। एस में कितना डब्बा होता है? एक। और एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हो? एक। और या एक डब्बे में कितने भर रहे हो? 2। अगर एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन, तो बताओ वो पेयर्ड होगा कि अनपेयर्ड होगा? अनपेयर्ड। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पेयर्ड। तो ये अभी मैंने आयन लिखा है या एटम लिखा है? एटम। एटॉमिक फॉर्म में ग्रुप 1 के पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। और अगर किसी के पास एटॉमिक फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक नेचर पैरा मैग्नेटिक होगा, ठीक है। इधर आइए, एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, अभी आयन में नहीं है। और बताओ इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड। और ये तो बाहर वाले पेयर्ड है। जब बाहर वाले पेयर्ड है तो अंदर वाले तो ऑलरेडी पेयर्ड ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये पैरा होगा कि डाया होगा? डाया। ये कंडीशन हमने कब देखी? एटॉमिक फॉर्म में, जब ये एटम के फॉर्म में। अब इनका आयनिक फॉर्म देखना है भैया। आयन ये कौन सा बनाएंगे? +1। और ये कौन सा बनाएंगे? +2।
तो मुझे बताओ अगर इस पे मैंने +1 लगाया, +1 लगाया, +1 +1 +1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो चला गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था अगर यही चला गया तो बताओ अंदर वाले तो पहले से पेयर्ड थे और यहाँ पर अब सब कुछ पेयर्ड हो गया, तो ये कैसा होगा? डाया। और पहली बात तो ये समझ ले, कोई भी एटम आयन बनाता ही क्यों है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, और अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी को अचीव करनी है तो वो कैसा हो जाएगा? डाया, क्योंकि ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, और ऑक्टेट पूरा होने का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड। मुझे बताओ ये आयन कौन से टाइप का बनाएंगे? +2। तो इसके बाहर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये उड़ गए और अंदर के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड बैठे हुए, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब है इसका भी मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा? डाया। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो एटॉमिक स्टेट में पैरा लेकिन आयनिक स्टेट में डाया, और ग्रुप 2 एटॉमिक एज वेल एज आयनिक दोनों में डाया होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना, अगली प्रॉपर्टी एक साथ लिखते जाना, सारी प्रॉपर्टीज को जितनी लिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी जो आ रहा है वो आ रहा है किसका बेटा? साइज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना। साइज वाली प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम आगे आने वाली 3-4 प्रॉपर्टी को समझेंगे, तो इसलिए साइज को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, याद से देखें, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ग्रुप 1, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ग्रुप 2। ठीक है, एलिमेंट्स लिख रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहां पर लिख रहा हूं बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। याद करो, जिगजैग जिगजैग उल्टा इन याद आ रहा है बेटा सबको? बताओ सबसे छोटा साइज किसका? बेरिलियम। जिग जैग जिग जैग उल्टा एन, ये साइज का ऑर्डर है। ठीक है ना, इसका साइज स्मॉलेस्ट है इनमें, और सीजियम का साइज इन सब में से लार्जेस्ट है। क्या याद करो, पीरियोडिक टेबल में हमने ऐसा पढ़ा था, सोडियम और पोटेशियम का साइज का डिफरेंस इनके बीच का सबसे मैक्सिमम डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं साइज की बात करूं, अगर सिर्फ ग्रुप की बात करूं, तो ग्रुप में क्या होता है? लिथियम से बड़ा, सोडियम से बड़ा, पोटेशियम से बड़ा, रुबिडियम से बड़ा, सीजियम। ये सिर्फ इस ग्रुप की बात हुई। ठीक है ना, और इस ग्रुप में भी ऐसे ही ऑर्डर होगा, बेरिलियम से बड़ा, मैग्नीशियम से बड़ा, कैल्शियम से बड़ा, स्ट्रोंशियम से बड़ा, बेरियम। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ, अगर ये तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ गया, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ गया, पूरे साइज को देखा तो जिगजैग जिगजैग उल्टा एन बन गया, पर क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है? तो लिथियम से छोटा बेरिलियम, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, पोटेशियम से छोटा कैल्शियम। ये बात वैलिड रहेगी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। सेम पीरियड की जब बात करेंगे तो ग्रुप 1 का साइज ज्यादा होगा और ग्रुप 2 का साइज कम होगा। नोट डाउन करें पहले इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखने की रफ्तार तूफानी रहेगी। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड वाला प्रॉपर्टी लिख लिया बेटा सबने? चले बेटा, ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी, देखो साइज का जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बोला था आपको साइज की मदद से हम 2-3 प्रॉपर्टीज आगे समझेंगे। वो 2-3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, ध्यान सुनना। ठीक है, एक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हार्डनेस सॉफ्टनेस। आप याद करें 10th क्लास में आप ऐसा पढ़ते थे, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट बाय नाइफ। सुना होता है ऐसा, सुन रहे? वो उसी चीजों पे आने वाले हम लोग, मतलब मोस्टली आपने चीजें सुन रखी है, बस वही चीजें थोड़ा सा एलोबरेट होकर आपके सामने आएंगी। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात करेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज में किसकी जरूरत पड़ेगा बेटा? साइज का। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान समझना। मुझे एक बात बताओ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करो, इधर ध्यान देना 2 मिनट की। ठीक है, यहां पर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स की। अभी हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? एलिमेंट। अब मुझे बताओ, मुझे हार्डनेस और सॉफ्टनेस समझना है, तो जरा मैं लैटिस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लैटिस के स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, मुझे बताओ लिथियम का साइज छोटा है बेटा, ठीक है, लिथियम का साइज क्या है? छोटा। और मान लो मैं सीजियम को लेके चल रहा हूं, तो सीजियम का साइज क्या है? बड़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर लिथियम का साइज और लिथियम का साइज देख रहे हैं और इधर अपन सीजियम और सीजियम का साइज देख रहे हैं, तो मुझे बताना, वीबीटी याद करो। वीबीटी में हम लोग पढ़ते थे जिसका शेल नंबर कम होता है एटम पास पास होते हैं, और जिसका शेल नंबर ज्यादा होता है उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। और जिसका शेल नंबर कम है उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? कम। जिसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, क्या एटम पास पास है कि दूर दूर है? पास पास। और वहां एटम दूर दूर। अच्छा, पास पास है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग। और दूर दूर होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रांग। और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली कैसा है? वीक, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। बीबीटी में बहुत क्लियरली ये बातें हमने सुन रखी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसका इससे बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका इससे बॉन्ड स्ट्रांग है, ऐसे स्ट्रांग बॉन्ड बनते जा रहे हैं। तो बताओ, स्ट्रांग बॉन्ड है तो लैटिस हार्ड होगा कि खोखला होगा? और यहां पर दूर दूर है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो वॉइड्स बढ़ जाएंगे, ये चिपके हुए नहीं रहेंगे, थोड़े दूर दूर रहेंगे। और दूर दूर रहेंगे तो अंदर वॉइड्स आ जाएंगे, वॉइड्स आएंगे तो लैटिस कैसा मिलेगा? खोखला। इसका मतलब क्या हुआ? साइज के हिसाब से सोचो, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और जो बड़ा होगा वो, क्या बात समझ में आ रही है आपकी? जो छोटा होगा वो, और जो बड़ा होगा वो, यही तो निकल के आया। इसका मतलब क्या है? अरे नहीं, तो अब यहां पर क्या? अच्छा, एक और बात आगे, अभी हम इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें क्या कारण निकल के आएगा? देखो इधर, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और अगर कोई चीज हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अरे भाई, लेटिस हार्ड है तो लेटिस को पिघलाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि अगर कोई चीज जिसका साइज ज्यादा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने साइज के बेसिस पे हम 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, एक तो हार्डनेस, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद करो, मैंने पहले भी आपको बोला था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी, 3 ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो भी अपन देखेंगे। बट पहले हाँ, अपन नॉर्मल बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो बताइए, यहां पर आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कॉमन लिख लेना, दोनों साइड, दोनों में लिख सकते हो, कॉमन लिख सकते हो। लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, as the size increases, on moving down the group as the size increases, on moving down the group as the size increases, the metallic bond strength, भाई मेटल मेटल का जो बॉन्ड होगा वो मेटालिक बॉन्ड कहलाएगा, the metallic bond strength decreases, therefore softness increases down the group, therefore softness increases down the group, therefore softness increases down the group। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉफ्ट होता जाएगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सीधी सी बात, अपन इसको बाद में लिखेंगे, अभी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ ले तब भी लिखेंगे, उस टाइम पे लिखाऊंगा पूरा स्टेटमेंट। बट अभी अपने दिमाग में फिट कर ले, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। इतना बस सुन के रखें, इसके आगे और भी लाइन है, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ, इन सब में से सबसे छोटा कौन है बेटा? अरे इनमें से बे, ग्रुप 1 में बात कर रहा हूँ सिर्फ, कौन है सबसे छोटा? लिथियम। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा। तो लिथियम इन सब में से सबसे हार्ड है और सीजियम सबसे सॉफ्ट है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 में सबसे हार्ड कौन होगा? बेरिलियम। अरे जो छोटा है वो हार्ड है और जो बड़ा है वो सॉफ्ट है। तो मुझे बताओ यहां पर, अब अच्छा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 का साइज जनरली छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, और इनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। या जिगजैग जिगजैग उल्टा एन भी अगर आप देखो तो पूरे ग्रुप 2 से बड़ा कौन है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और इसीलिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज पूरे एस ब्लॉक में अगर सबसे बड़ा साइज किन्हीं 3 एलिमेंट का है
तो 3 एलिमेंट कौन है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और इसीलिए इनका साइज पूरे एस ब्लॉक में सबसे बड़ा है और इसीलिए ये सबसे सॉफ्ट मेटल्स होंगे और इसीलिए दे कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। क्या सोडियम को भी आसानी से काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 2 के मुकाबले ये भी देखो तो लिथियम, बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम से बड़ा ही है। पर हाँ, नॉर्मली जो ज्यादा सॉफ्ट मेटल में आते हैं वो कौन आते हैं बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने लिख ली। एक पॉइंट आप चाहो तो यहाँ मेंशन भी कर लेना, अल्कली मेटल्स। एक विकेट गिर गया, डेविड वार्नर गया, 2 रन पे 1 विकेट। हाँ, क्या बोल रहा था भैया मैं? अल्कली मेटल्स आर जनरली सॉफ्टर, alkali metals are generally softer as compared to alkaline earth metals. Alkali metals are generally softer as compared to alkaline earth metals, है ना? जनरली मतलब नॉर्मली, है ना, कंपैरिजन करें तो ज्यादा सॉफ्ट होंगे, बट ऑलवेज नहीं होगा, वो कुछ एक एलिमेंट में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, पूरे एस ब्लॉक में सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन होगा? पूरे एस ब्लॉक में बेरिलियम। अरे सबसे छोटा ही है ना भाई, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट। सबसे सॉफ्ट कौन होगा? सीजियम। सबसे हार्ड कौन होगा? बेरिलियम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में हमको डिस्कस करना था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगली जो प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बहुत ध्यान सुनना और बहुत ध्यान समझना इसको। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, 3 नाम सुन लो, दिमाग में फिट कर लो। कौन कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, इन तीनों में आप जब आगे भी पढ़ेंगे, ब्लॉक्स हमें आगे भी पढ़ने, ग्रुप 13, 14, 15 ऐसे भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर हर जगह बना रहे होंगे मोस्टली, है ना, जहां जहां एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो इन तीनों में आपको कईयों बार एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक्सेप्शन जब मिलेंगे तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि उसको छोड़ के चले, तो एक्सेप्शन को याद कैसे करना होगा वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, आपको याद रखना है। तो एक्सेप्शंस जहां आते हैं और जहां नहीं आते वो चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट रहनी चाहिए। पहली बात मैं आपको समझा दूं कि बेटा जब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करेंगे, ध्यान सुनना, अभी लिखना मत। ग्रुप 1 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। जबकि ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो मतलब यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आएगा। याद कैसे करना वो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फटाफट याद हो जाएगा। ग्रुप 1 के अंदर डेंसिटी, ठीक है, अब सुन लो, मतलब क्या निकला? ग्रुप 2 में चाहे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ो, डेंसिटी पढ़ो, सब में क्या आएगा? एक्सेप्शन। याद कैसे करना वो बता दिया जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नॉर्मल रहेगा और डेंसिटी के अंदर क्या आएगा? एक्सेप्शन। अब सुनो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट है बेटा साइज। किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। छोटा बड़ा, हार्ड सॉफ्ट, हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बड़ा होगा तो सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मास पे और एक वॉल्यूम पे। पर हम देखेंगे कि इन दोनों में से इसका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन निकल के आएगा? मास। तो ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व किया जाएगा? मास से या साइज से? साइज से। जबकि डेंसिटी को किससे सॉल्व किया जाएगा? मास से। अभी इस पे और बात करते हैं डिटेल में, पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, फिर आते हैं डेंसिटी के ऊपर। ध्यान सुनना। अच्छा एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इतना तो समझ में आता है कि भाई अगर लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको पिघलाना मुश्किल होगा या उबालना मुश्किल होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जिसका साइज छोटा होगा उसका लैटिस मजबूत होगा, हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। अब आपने यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, इसके खोपचे में कहीं पर एक लाइन लिखिएगा, लिखो, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। और इसी का रिवर्स भी लिख सकते हैं, जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है,
अब ये लाइन तो अपन ने लिख ली, अब देखो इसका मीनिंग समझते हैं, यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। बेटा ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं और यहां पर बात कर रहा हूं बेटा ग्रुप 2 की, है ना। फिर से कॉलम बना लेंगे अपन ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, है ना। अब देखो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट का, और फिर बात करेंगे ग्रुप 1 के बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा मुझे बताओ ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अच्छा ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूं तो बताइए ग्रुप 2 में भी मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो इसके भी मेंबर्स लिख देता हूं। इसके मेंबर है बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, अभी लिखना मत है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और यहां पर भी आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहां पर आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जनरल बात बताइए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व करना है, मास से या साइज से, साइज से। और साइज में हम लोगों ने क्या सुना, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है, लिथियम की सीजियम, लिथियम। ऊपर वाला मेंबर छोटा होगा, नीचे वाला मेंबर बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर जब आप ऑर्डर बना रहे हो और इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली डिक्रीज होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 देयर इज नो एक्सेप्शन। छोटा हार्ड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बड़ा सॉफ्ट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। अब आइए इधर, इसमें एक्सेप्शन है या नहीं है, है। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि कहां एक्सेप्शन आएगा कहां नहीं आएगा, ताकि ट्रिक उस हिसाब से दिमाग में भी रहेगी कि भाई ये ट्रिक इसलिए थी। अच्छा मुझे बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं, पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और बेरियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था। ये जनरल ट्रेंड होता, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम है और ये जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम उठ के यहां आ जाता है लास्ट में, ये इसका एक्सेप्शन है, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट है। मैग्नीशियम उठ के कहां चले जाएगा, लास्ट में। अब ध्यान से सुनना, इसका जो एक्सेप्शन के बाद का जो ऑर्डर बन के आता है उस पर बात करता हूं। ये इसका ऑर्डर है, मैग्नीशियम उठ के कहां चला गया, लास्ट में, बस एक चेंज आया। ये अब एक बात बताओ, इसको अब ये एक्सेप्शन तो आ गया, एक्सेप्शन आ गया तो अब याद तो रखना ही पड़ेगा भाई, एग्जाम में आ गया तो याद तो रखना पड़ेगा। अब याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे बेकार सर बालन मांगे, बेकार सर विद्या बालन मांगे, बेकार सर बालन, याद कर लो आराम से, 4 बार मंत्र को रिपीट करो, बेकार सर, फिर से बोलो, फिर से बोलो, ठीक है भाई। अपन ने इसको याद कर लिया, कैसे याद कर लिया, बेकार सर बालन मांगे। अब ध्यान सुनना, अब मुझे बताओ बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब आपने ट्रिक तो याद कर ली, बेकार सर बालन मांगे, और ये ट्रिक किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का, इवन ये बॉइलिंग पॉइंट में भी चल जाएगा, कम से कम इससे इसका मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत शफल होगा पर वो काम का नहीं इतना। आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या ट्रिक याद कर लिया, ग्रुप 2 के लिए बेकार सर बालन मांगे। अब एग्जाम में सुनना बात, ध्यान समझना, क्योंकि बस ट्रिक करके याद कर ले जाते हैं, वीडियो लेक्चर देख लेते हैं लोग, बात ट्रिक जाके बता देते हैं क्लासों में बढ़िया खुशी से, वाह क्या बताया है, ठीक है। सुनो इधर, बेकार सर बालन मांगे, एग्जाम में ये भी ऑर्डर है, ये भी आ गया, बेकार सर बालन मांगे, बेकार सर बालन मांगे, निपट गए यहीं पे, है ना, खेल खत्म, गो वेंट गॉन, बेबस, लाचार, ठीक है। अब सुने यहां पर, तो इसीलिए ट्रिक तो याद करना है, लेकिन ट्रिक के साथ ट्रिक बनाई ऐसी गई है कि कॉन्सेप्ट साथ में चलेंगे। आपको यहां पर किसका ऑर्डर पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। और जब भी ट्रिक दी गई है, ट्रिक क्यों दी गई है, क्योंकि वहां बीच में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए ट्रिक ऑब्वियसली बनाई, वरना सीधा होता तो ट्रिक की क्या जरूरत थी। तो अपन ने ट्रिक बनाई है, पर ट्रिक में एक बात ध्यान रखना, आपको कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलना है। आपके पास 2 ऑर्डर मान लो ये आ गए, बेकार साल बालन मांगे वो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, गर्दन काट दूंगा बेटा, ध्यान रखना। पंखा मैं कर दूं बंद, घर पे भी आ जाऊंगा मैं बंद करने पंखा।
है? तेरे के फेविकोल चिपक रहा है क्या? इधर उठना बंद कर ले। कर ले बंद। खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, दो को और लेके डूबेगा तू। क्या कर रहा था फोन में? है? भैया ने बारकोड भेजा था। सारे काम क्लास में बैठ के ही करने होते तुमको। तो कॉल पे कॉल आ रहा था तो एक बार बाहर जाके फोन लेके समझा दे भैया को कि क्लास में बैठा हूँ। ये भी बता ना किसकी क्लास में बैठा हूँ। ऐसे नहीं करते बेटे। ठीक है, इधर उधर चल जाता थोड़ा बहुत, कहीं और चल जाए, चल जाएगा। विस्फोटक सामग्री तुम्हारे सामने ही खड़ी हुई तो जबरदस्ती है? बैठ जा रहा। अब चलो है ना, इधर ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेकार सर बालन मांगे, बेकार सर बालन मांगे। मान लो ये दे दिया, अब तेरा पंखा बंद करना तो सारे बंद करके आ गया। हिंदुस्तान में क्या समाज सेवा करना बहुत बड़ा अपराध है, नहीं पता तेरे को? कोई भी आते जाते पीट के चले जाता है ऐसे में। सारे चालू कर दे वापस, सारे चला दे, सारे चला दे, बैठ जा बस चुपचाप। ठीक है, अब जो उधर गया, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, मैंने बोला याद करने का तरीका क्या होगा, बेकार सर वाले। अब लेकिन एग्जाम में मान लो ये भी ऑर्डर आ गया, ये भी ऑर्डर आ गया, तो आपको ट्रिक तो याद है, लेकिन अब ऑर्डर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसमें आप कंफ्यूज होगा। और देखो ध्यान से, ट्रिक जब भी बनाएंगे तो ट्रिक क्यों बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी, इसलिए अपन ट्रिक से याद कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिक्कत आ रही, तो याद करो मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, साइज था या क्या था, साइज। आपको जो भी ट्रिक यहां से लेके आखिरी तक जितनी भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, उसमें एक चीज ध्यान रखना है, ट्रिक का शुरुआत और आखिरी छोर देखना होगा, बीच में जो भी हो रहा होने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं आपको, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, इसलिए कुछ गड़बड़ हुई होगी। पहला एंड पकड़ना है और आखिरी एंड पकड़ना है, और इन दोनों एंड को देख लो और कॉन्सेप्ट लगा दो। मुझे बताओ पहले एंड में कौन बैठा हुआ है, बेरिलियम, आखिरी एंड पे कौन बैठा है, मैग्नीशियम। और हम किसका ऑर्डर बना रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। अब याद करो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बताओ इन दोनों में से कौन छोटा है और कौन बड़ा, बेटा बेरिलियम छोटा है और मैग्नीशियम बड़ा है, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब ऑर्डर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। और जितने थे बीच में सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दो, इस तरह से आपका ऑर्डर बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिए वापस से, मेल्टिंग पॉइंट लिखा, याद करने का तरीका क्या हो गया बेटा, बेकार सर बालन मांगे। और आपको हमेशा एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ना है, दोनों को हमेशा ध्यान रखिएगा। दोनों एक्सट्रीम एंड्स पकड़ लिए तो इसके अंदर जिसका साइज छोटा वो हार्ड, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और इसका साइज बड़ा है तो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक इसका व्हाइट वैसा होगा, रबर जैसा, देख ले दिख रहा हो तो, वो इधर लिखूंगा तो स्क्रैच आ जाएंगे। लेट्स क्रैक इट। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो रहने मत परेशान हो, बैठ जा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत मजा आ रहा तेरे, क्या बात है, हैं? खुश तो बहुत दिख रहे हो तुम। चेहरे से स्माइल ही नहीं आ रही तेरी। दबा ले स्माइल, क्या हो गया? नालायक हो। चलो इधर ध्यान दो। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, सुनना मेरी बात ध्यान से ना। जो ये ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी ना, बेकार सर बालन मांगे, वही ट्रिक यहाँ पर भी लगाना है, बस चेंज क्या होता है देखो ध्यान से। यहाँ पर छोड़ दो, ट्रिक छोड़ दो, ट्रिक अपनी वही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बस दोनों में आपको क्या ट्रिक लगाना है, बेकार सर बालन मांगे। वो क्यों लगाना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आएगा कि चार ऑप्शन देकर पूछेगा किसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है,
ये किसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो बेटा यही ट्रिक से आपको इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी मिल जाएगा और इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। बीच में जो गड़बड़ हो रही है उसको होने दो, उससे कोई मतलब है भी नहीं अपने को, ठीक है। तो अब याद कर ले यहाँ पर ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन है या नहीं है? नहीं है। ग्रुप 2 के मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को किससे सॉल्व करा? साइज से या मास से? साइज से। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप 1 में नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ग्रुप 2 में एक्सेप्शन आएगा। याद करने का तरीका क्या है? बेकार सर बालन मांगे। हमेशा ऑर्डर के लिए दोनों एक्सट्रीम एंड्स को पकड़ना है। ये छोटा है, ये बड़ा है। जो छोटा होगा हार्ड होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जो बड़ा होगा सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, उसी से आपका मैक्सिमम और मिनिमम ये भी मिल जाएगा आपको। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी आती है बेटा? डेंसिटी। अब याद करिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। सुनते जाओ भी, है ना, एक साथ लिख लेना इस बात को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लो मैंने आपको दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस भी तो बढ़ेगा, और ये सारे एटम जो होते हैं, एटम का शेप कैसा मानते हैं? स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर मास तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो, अगर मैं मास के हिसाब से डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डाउन द ग्रुप अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी को देखूं तो वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्स है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी एक से, तो आंसर ये सॉल्युबिलिटी जैसा हो गया, लेटिस और हाइड्रेशन, कि एक से आंसर आएगा बढ़ता हुआ और एक से आंसर आएगा घटता हुआ। और अपन वैसे तो दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने पास वैल्यू नहीं होती है, और वैल्यू नहीं होती तो अपन दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। अपने को ऐसे केसेस में हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? अब वो डोमिनेटिंग फैक्टर कैसे पता चलता है? डोमिनेटिंग फैक्टर पता चलता है सारी वैल्यू को देखकर, जो हमको पता है आपको नहीं पता है, ठीक। तो अब जब इसकी वैल्यूज देखी जाती है ना, तो ज्यादातर केस में डेंसिटी का जो ऑर्डर देखा गया है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग देखा गया है। कैसा देखा गया है? इंक्रीजिंग। इसका मतलब बताइए ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है? वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है या मास? मास। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो भी डेंसिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा आगे तक, पी ब्लॉक तक, आप डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन आप डोमिनेटिंग फैक्टर किसको मान के चलेंगे बेटा? मास को। मतलब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वॉल्यूम को तवज्जो नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व करेंगे बेटा? मास से। अब आइए मास के हिसाब से चलते हैं। बताइए अगर डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो कायदे से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, सुनते जाना, अभी लिखना कुछ भी मत। और ग्रुप 2 की बात करूं तो बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मुझे बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी मास बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। डेंसिटी को किससे सॉल्व करना है? मास से या साइज से? मास से। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बोला, क्या ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन है? लेकिन डेंसिटी में एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। और ये क्यों होता है उसका कारण समझना। कारण ये था कि ये जो सोडियम और पोटेशियम के साइज का डिफरेंस था ना, ये बहुत ज्यादा था। तो उससे क्या हुआ कि भाई मास तो बढ़ा ही बढ़ा, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, मास तो बढ़ा, लेकिन साइज इतना ज्यादा बढ़ गया कि पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम। इसीलिए पोटेशियम का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, क्योंकि इसका साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो इसका वॉल्यूम मास से ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। और वॉल्यूम डोमिनेट कर जाएगा तो ये ऑर्डर में कहां आ जाएगा? पीछे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम। खैर, ये सब बातें समझने के बाद अल्टीमेटली ऑर्डर तो याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे? इधर देखो, यहां पर आ गए ये एलिमेंट्स, चेंज मैंने कर दिया है पोटेशियम और सोडियम, और यहां पर चेंज है मेन। इसको पढ़ लो हिंदी में, दिख गया? लिखना रब से। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? रुबिडियम सीजियम को वैसे भी अपन रब से ही बोलते हैं ना। तो आइए इसके बारे में याद कर लेते हैं। इसको डेंसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? लिखना रब से।
ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, डेंसिटी में एक्सेप्शन है। याद करने का तरीका बोलो, लिखना रब से। अब आपने लिखना रब से तो याद करके एग्जाम में ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो लिखना रब से काम नहीं आएगा। याद करो, मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन अगर आया तो ट्रिक से याद कर लिया। आपको तो दोनों एक्सट्रीमेंट्स याद करने, एक तरफ कौन है लिथियम, एक तरफ कौन है सीजियम। और आप कौन सी प्रॉपर्टी याद कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी। डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। लिथियम और सीजियम में किसका मास ज्यादा है, सीजियम का। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा, मतलब ये ऑर्डर कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। आइए इधर ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 की डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा कायदे से यहां पर भी डाउन द ग्रुप जाने पर ऑर्डर बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन आएगा। और ध्यान सुनना, वो एक्सेप्शन कैसे आएगा, ये देखिए, ये चेंज आता है। चेंज क्या है, जैसे यहां पर सोडियम और पोटेशियम की जगह चेंज हुई ना, वैसे यहां पर बेरिलियम और कैल्शियम की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ 2-3 में चेंज आता है या 1-3 में चेंज आता है, ठीक है। अब इसको भी याद करना है। याद करने का तरीका क्या होगा, पहले वो तो देख लेंगे अपन, पर इसका ऑर्डर बनाते हैं। एक तरफ कैल्शियम और एक तरफ बेरियम। अब इसमें जो भी एक्सेप्शन था वो याद करवा दूंगा अभी। पर मुझे बताओ, आपको एग्जाम में इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है। आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स। एक तरफ कौन आ रहा है, कैल्शियम, एक तरफ कौन आ रहा है, बेरियम। आप किसका ऑर्डर बना रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, या डेंसिटी का। डेंसिटी का। डेंसिटी साइज पे डिपेंड करेगा या मास पे, मास पे। कैल्शियम और बेरियम में किसका मास ज्यादा है, बेरियम का। और जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी भी ज्यादा। ये ऑर्डर याद कैसे करेंगे इसको, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, कैसे याद करेंगे इसको, बोलो। कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी। तो कार और भाभी में किसकी डेंसिटी ज्यादा, अब कार और भाभी में किसकी डेंसिटी, भाभी की। यही तो आ रहा ऑर्डर, छापो इसको फटाफट। तो बेकार सर बालन मांगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रिक है, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी डेंसिटी का ट्रिक है। बेटे बेटे 4 बार दिमाग में घुमा लो, सारी चीजें याद हो जाएगी। तो ये ट्रिक इससे पहले कहीं सुनी हो अगर तुमने, तो जिससे सुनी वो यहीं खड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब जिसने तुमको बताई होंगी अगर इसके पहले, तो उसने भी यहीं से देखा होगा, ठीक है बेटे। कॉपीराइट। लिख लिया भाई सबने, अब जल्दी लिखो। कार, कार कैसे मांगे, कैसे मांगते हैं, और क्या मांगना है, देख ले, इसमें कोई बना थोड़ी, अपने हिसाब से सोच ले कुछ भी, लाइन में फिट हो जाना चाहिए। बाकी तो कवि की कल्पना है इसमें, ठीक है, देख ले अपने हिसाब से। कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, क्या मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, सोच। अरे कल परसों नरसों जो सोचना है तेरे को सोच ले, उसमें फिट होना चाहिए बस, ठीक है ना। हाँ चले, हो गया भाई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है बेटा, वो कौन सा आ जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आइए बात करते हैं आईई के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक।
आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, और पीरियोडिक टेबल में जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था बेटा, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, याद करो, आई डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है तो आई बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, और इसीलिए आई क्या लगती है, कम। अभी उसी बात को हम यहाँ पर देखें तो बेटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, आप स्टेटमेंट लिख लो, कॉमन लिख लो स्टेटमेंट इसमें, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम IE increases, on moving top to bottom IE increases, है ना। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जनरली IE क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, तो वही पॉइंट हमने यहां पर मेंशन किया। पर इसके अलावा हम लोगों को मान लो सोडियम और मैग्नीशियम दिया जाता IE के लिए, ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान समझना। आपको बोला सोडियम और मैग्नीशियम का I1 निकालना है, आपको बोला सोडियम और मैग्नीशियम का I2 निकालना है, मान लो इसको कंपेयर करना है। हालांकि ऑर्डर आई डिक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज बोल दिया, डिक्रीज लिख लो, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा और आई डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, यहां पर अगर हम लोग बात करें, मान लो आपको सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करी बेटा, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में, तो सोडियम और मैग्नीशियम क्या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आते कि नहीं आते, आते, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर आई बढ़ता है। लेकिन याद करो, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ता था, लेकिन दो जगह एक्सचेंज होते थे, कहां कहां, S2P1 और P3P4, S2P1 P3P4, ये आई में एक्सेप्शन, मतलब एक्सचेंज होते थे, और ईए के अंदर S1P1 P2 P3 में एक्सचेंज होता था, ठीक है। अब आओ मुझे बताओ, I1 का मतलब क्या होता था, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3s1, इसका क्या आएगा, 3s2। क्या ये लेफ्ट टू राइट के मेंबर है या नहीं बेटा, है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा। S2 का एक्सचेंज किसके साथ होता, P1, पर P1 अभी कोई है नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, इनमें से ज्यादा आई किसकी बेटा, मैग्नीशियम। अच्छा मुझे बताओ I2 का मतलब है रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या ये 2p6 बन गया होगा, हाँ, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3s1 हो गया होगा। अब बताओ किसकी आई ज्यादा, 2p6, क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने जब आई के ऑर्डर बनाए थे पीरियोडिक टेबल में, तो हमने यहाँ पर मैग्नीशियम, फिर वो सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और सोडियम को हमने मैक्सिमम पे रखा था, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सोडियम की आई क्या हो जाती है बेटा, इसमें सेकंड आई में मैक्सिमम। तो ये ऑर्डर बना लो, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अच्छा इसमें अगर I3 बोल देता, इधर ध्यान दो, I3 बोलता तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन जाता, 2p5, और ये क्या बन जाता, 2p6। अब बताओ किसका आई ज्यादा, मैग्नीशियम को, वापस से, क्योंकि वो इनर्ट गैस बन जाता है इस बार, है ना। तो ये ऑर्डर्स हैं, ये ऑलरेडी हम लोग वैसे देख चुके हैं, बट फिर से एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगली जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो प्रॉपर्टी कौन सी आती है बेटा, कंडक्टिविटी। अब एक बात बताओ, ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रही है एलिमेंट्स की पढ़ रही है, कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं, एलिमेंट। और ये कौन से एलिमेंट है, एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बताओ, बालिका, सीता, गीता, मेटल होते कि नॉन मेटल होते हैं, मेटल। हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशन सेपरेटली, हाइड्रोजन दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता 1 और 17, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं तो बेटा मेटल्स, कल भी हमने डिस्कशन करा था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 6 से पढ़ते हैं आप। और मेटल में कंडक्टिविटी दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुफ्त और मुक्त। तो बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मुक्त। फ्री कहने का मतलब है बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे बताओ, ग्रुप 1 के पास और ग्रुप 2 के पास, ग्रुप 1 के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, वैलेंस शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, और उनके पास 2। तो बताओ दोनों में से कौन बढ़िया कंडक्टिविटी दिखाएगा, 2 वाला। अबे 2 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, कंडक्टिविटी की बात हो जाए तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मोर कंडक्टिविटी कौन दिखाता है बेटा, ग्रुप 2, क्योंकि इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। कंडक्टिविटी का ऑर्डर, ग्रुप 1 से ज्यादा कंडक्टिंग कौन होगा बेटा, ग्रुप 2,
ग्रुप वन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रुप टू के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी उतनी बढ़िया। लिख लिया? चले अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बेटा जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा फ्लेम टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है फ्लेम टेस्ट। ठीक है, फ्लेम टेस्ट क्या बेटा, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स अपने अलग अलग कलर्स दिखाते हैं। मेटल या मेटल के सॉल्ट जो होते हैं उसको अगर अपन किसी, एक बर्नर होता है जिसका नाम होता है बंसन बर्नर, ठीक है ना, बंसन बर्नर। ये जो बंसन बर्नर होता है मतलब एक चिमनी की तरह मान लो। इस बंसन बर्नर पे मान लो ऐसे एक चिमनी है, ध्यान से देख लेना ना, प्रोसेस थोड़ा समझ लीजिए। एक चिमनी है, बंसन बर्नर जिसको अपने बोल दिया, और अपने पास लैब में एक सॉल्ट दिया गया आपको। ठीक है, सॉल्ट मतलब कोई मेटल हो सकता है या मेटल का सॉल्ट हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, कोई भी एनायन हो सकता है। अब अगर ये मेटल एस ब्लॉक के है ना, तो या तो सिर्फ एस ब्लॉक का मेटल दे दिया जाए प्योर, या फिर एस ब्लॉक के मेटल का कोई सॉल्ट दे दिया जाए, मतलब कंपाउंड। सॉल्ट मतलब केटायन एनायन का कंपाउंड, जैसे सोडियम का कार्बोनेट दे दिया, तो क्या ये एस ब्लॉक का सॉल्ट है कि नहीं है? तो एस ब्लॉक दे दिया जाए, एस ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया जाए या उसका सॉल्ट दे दिया जाए, उसको आप क्या करें, एक ऐसा प्लेटिनम वायर का लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? प्लेटिनम वायर का लूप। प्लेटिनम वायर के लूप से मतलब हमारा क्या हो गया कि ऐसा एक डिजाइन बना दिया प्लेटिनम का वायर। क्योंकि प्लेटिनम का वायर क्यों लेते हैं, याद करो, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको छापा बताया था। छापा में ये प्लेटिनम नीचे आता है, नोबल मेटल होता है, ये अनरिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस ये वहां पर यूज जिसलिए हमें करना है बस वो काम करके हट जाएगा। तो प्लेटिनम का वायर लिया, प्लेटिनम के वायर से अपन एक चम्मच जैसा शेप बना दिया। ठीक, और अब इसके अंदर हमने यहां पर वो जो भी मेटल वेटल था ना उसको रख दिया, या मेटल का जो सॉल्ट था उसको यहां रख दिया, और अपन ने इसको चिमनी पे रख दिया गर्मा गर्म। वो गर्मा गर्म चिमनी पे रखा ना, तो यहां पर आपको क्या है, थोड़ा बहुत कलर, ये फ्लेम के अंदर आपको क्या दिखेगा बेटा? कलर दिखेगा। और इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट। तो अलग अलग मेटल अपने अलग अलग कलर दिखाते हैं, और उन कलर को देखकर पहचाना जाता है कि भाई कौन सा मेटल है या नहीं है। जैसे सोडियम में तो येलो कलर दिखाता है, पोटेशियम में तो वायलेट कलर दिखाता है। तो ऐसे हर मेटल का अपना अलग अलग कलर है, वो कलर हमको याद रखने होते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस मेटल का कौन सा कलर होगा, या ये कलर कौन सा मेटल दिखाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। पहले स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कॉमनली लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। स्टेटमेंट लिखिएगा, एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स ऑब्लिक मेटल सॉल्ट्स, एस ब्लॉक मेटल्स ऑब्लिक मेटल सॉल्ट्स show their characteristic color, show their characteristic color। कैरेक्टरिस्टिक मतलब सबका अपना अलग अलग कलर होता है, ठीक है ना। एस ब्लॉक मेटल ऑब्लिक सॉल्ट्स शो their characteristic color when when heated on, when heated on Bunsen burner, when heated on Bunsen burner, when heated on Bunsen burner in their oxidizing flame, in their oxidizing flame, in their oxidizing flame। ठीक है, अब देखो एग्जाम में ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा ना, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है बेसिकली। आपसे एक क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ सकता है कि एस ब्लॉक के मेटल कलर दिखाते हैं या मेटल के सॉल्ट दिखाते हैं, या दोनों कलर दिखाते हैं? दोनों। पहली बात तो ये मेटल भी दिखा सकता है, उसका सॉल्ट भी दिखा सकता है। दूसरा, वो कलर जब दिखाएगा तो कौन सी फ्लेम में दिखाता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दिखाता है या रिड्यूसिंग फ्लेम में दिखा सकता है, या दोनों फ्लेम में दिखाता है? तो ध्यान रखना, मेटल का सॉल्ट, एस ब्लॉक के मेटल का सॉल्ट कौन से फ्लेम में कलर दिखाएगा? ऑक्सीडाइज। हाँ, डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना वो दोनों में दिखाते हैं, लेकिन एस ब्लॉक का मेटल सॉल्ट सिर्फ किस में दिखाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्योंकि एस ब्लॉक के लिए ध्यान सुनो, एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना, चाहे ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो, उनका स्टेट फिक्स है, या तो वो +1 दिखाएंगे या +2। तो एम से m+1 बनना है या एम से m+2 बनना है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ चार्ज 0 है और यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ 0 है प्लस हो रहा है, इसका मतलब एलिमेंट का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। और इसीलिए इस फ्लेम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में, लूज कराने में मदद करेगा। ठीक है, अब सुनो, ये सारी तो इसकी प्रोसेस की बात हो गई।
अब अपने को कलर्स के ऊपर फोकस करना है, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना और सुनना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको ध्यान सुनते आना, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी जो आएगी ना, वो आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका यूज भी आएगा। वो दोनों रिलेटेड है, ये दोनों, ठीक है। अगला जो एलिमेंट अपन ने लिया वो कौन लिया बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इनके कलर्स पे अपने को बात करनी है। सबसे पहली बात, अगर इनको कलर दिखाना है तो इनको अपने +1 या +2 स्टेट में जाना होगा। उसके लिए इनको इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब है आईई, ठीक है। तो पहली बात, ये सारी चीजें इनकी आई से डिसाइड होंगी। किससे डिसाइड होगी? आई से। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूं यहां पर, ये आपके मतलब लिखने के लिए तो नहीं है, बट आप इसको देखकर थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। पूरे जैसे एस ब्लॉक के पूरे साइज का ऑर्डर अपन ने पढ़ा ना, जिगजैग जिगजैग उल्टा है, वैसे पूरे एस ब्लॉक के आई का ऑर्डर बना रहा हूं मैं। ये पूरे एस ब्लॉक के आईई का ऑर्डर है बेटा, ध्यान से देखिए आप, है ना। ये ऑर्डर लिखना नहीं आपको, बट समझ लें। इससे अभी हम दो चीजें समझेंगे, एक तो फ्लेम टेस्ट और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे बताओ, क्या लगभग लगभग ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप 2 की आई ग्रुप 1 से ज्यादा है या नहीं है? बस एक चीज को छोड़ दें, वो कौन है बेटा? बेरियम। या ऐसा बोल दे कि लिथियम अपने ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, इसलिए लिथियम ही आ गया, वरना ऐसा जनरली आपको दिखेगा कि ग्रुप 2 की आई ज्यादा है, ग्रुप 1 की आई कम है। भले इसका शेल नंबर कुछ भी हो, उसका शेल नंबर कुछ भी हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रुप 2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 होता है, और NH2 कॉन्फ़िगर, एक तो इनका साइज भी छोटा होता है, याद करो, जिगजैग जिगजैग उल्टा है, तो ग्रुप 2 छोटे होते हैं, ग्रुप 1 बड़े होते हैं। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए ग्रुप 2 की आई क्या होती है? जनरली ज्यादा, और ग्रुप 1 की आई क्या होती है? कम। अब इसको देखकर आप मुझे बताओ, दो पेयर बनाने, क्या बनाने? पेयर, दो पेयर, ऐसे दो पेयर बनाने हैं, उन दो एलिमेंट्स का पेयर बनाना है जिनका आई सबसे ज्यादा है। कौन है आई सबसे ज्यादा? दो एलिमेंट, बेरिलियम और, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। आपको बेरिलियम और मैग्नीशियम की पूरे एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर कई सारी प्रॉपर्टी एक जैसी मिलेगी। किसकी? बेरिलियम और मैग्नीशियम की कई प्रॉपर्टी एक जैसी मिलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों की आई पूरे एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा है। और तीन ऐसे एलिमेंट बताइए जिनका आई सबसे कम है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ये तीन वो एलिमेंट है जिनका साइज पूरे एस ब्लॉक में सबसे बड़ा होता था। इन दो का एक पेयर याद रखना है, और इन तीन का एक पेयर याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ढेरों कि पूछा क्वेश्चन कुछ भी, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसा वैसा, हाई लो, ये वो, इधर उधर, कैसा भी पूछा। अगर ऑप्शन में लिथियम, सोडियम है, इनमें से कोई एक है, और ये तीन दे रखे, तो आंसर फिर यही होगा, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में मदद करेगा। ध्यान सुनना। तो आपको आपके सामने यहां पर दो पेयर बता दिए मैंने। कौन कौन सा दो पेयर? कौन सा? एक तो बेरिलियम मैग्नीशियम की कई सारी प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की कई सारी प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी। इसको दिमाग में फिट कर ले। और किस बेसिस पे ये हमने डिसाइड किया? आई के बेसिस पे। जिनके आई बहुत ज्यादा उनका भी प्रॉपर्टी सेम है, और जिनका आई बहुत कम उनका भी प्रॉपर्टी सेम है। अब सुनो, अच्छा बताओ, अगर इनकी आई बहुत ज्यादा है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। और इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तब तक ये फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाएंगे, कलर नहीं दिखाएंगे। कलर दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई एस ब्लॉक में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्लेम टेस्ट या बंसन टेस्ट दिखाते ही नहीं है? तो आंसर कौन होता है बेटा? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये पहली प्रॉपर्टी सेम हो गई दोनों की, कि ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाए। डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। रीजन पूछा जाएगा तो रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, टाइटली हेल्ड, ठीक है। और या फिर ड्यू टू हाई आई, दोनों में से जो भी एग्जाम में लैंग्वेज दे दे, इलेक्ट्रॉन इसके टाइटली बाउंडेड है, और या फिर इनका जो आई है वो बहुत ज्यादा है। दोनों में से जो रीजन दे दे चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेंगे।
पर बाकी सबको देखो, इन दोनों के मुकाबले क्या बाकियों का आई कम है कि नहीं है? तो उनको चूल्हे पे जब बैठाओगे ना, गर्मा गर्म फ्लेम टेस्ट चल रहा है, गर्मा गर्म चूल्हे पे इनको बैठा, इन्हें मना कर दिया, बोले तुम्हारी तो एनर्जी हमारे काम की है ही नहीं, हमारे को तो कुछ लग ही नहीं रहा इधर उधर, है ना, तो हम तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। इनको ले गए, इनको गर्म लगा, ठीक है, इनका सब्र का बांध टूट गया, तो इनने कलर दिखाने चालू कर दिए, बोले हाँ 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 ले लो ले लो ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई परेशानी नहीं, बस कलर दिखा दो और हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो अब ये कलर दिखाएंगे। अब ये कौन कौन से कलर दिखाएंगे वो देखना जरा ध्यान से। क्या ये सब एक साथ दिख रहे हैं आपको? इनके कलर लगभग एक जैसे होंगे। ये रेड कलर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? विवग्योर, विवग्योर रेड। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं यहां से, है ना, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। इन तीनों की क्या मैंने बोला प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी? होगी। और ये तीनों कौन सा कलर दिखाएंगे? वायलेट। अब वायलेट में स्टार्ट करता हूं, ध्यान सुनना। इसका वायलेट है, इसका भी वायलेट है, वायलेट में भी अपन चेंज कर, शेड्स आएंगे अलग अलग ना, तो अपने को वायलेट तो इनका है ना एक कलर हो गया, और इसके वायलेट के अलग अलग शेड्स लिखने। सुन, पोटेशियम परफेक्टली वायलेट दिखाता है, क्या दिखाता है? पोटेशियम इज वायलेट। ये आप पढ़ोगे भी, एस ब्लॉक मतलब जो आप आपका सिलेबस का एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में एक टॉपिक आएगा एफ सेंटर नाम का, फार्ब सेंटर, वहां पर आप इन दो के कलर पढ़ोगे, सोडियम का येलो और पोटेशियम का वायलेट, ये वापस आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो पोटेशियम का कलर कैसा है? वायलेट। याद कैसे रखेंगे? केवी, केंद्रीय विद्यालय जानते हो, केवी, ठीक है। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तीनों वायलेट, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तीनों वायलेट। पोटेशियम का वायलेट, परफेक्टली वायलेट। रुबिडियम, एक बात बताओ, आर से कौन सा कलर होता है? केवी, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम बीवी, सीजियम बीवी। कई जगह इसका कलर ब्लू देते हैं, कई जगह इसका कलर वायलेट देते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया ताकि आपको दोनों याद रह जाए, ब्लूइश वायलेट। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले एस ब्लॉक की बात चल रही है। एस ब्लॉक में हमने किसके दो पेयर बनाए? एक तो बेरिलियम मैग्नीशियम का और एक पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम का। क्या बेरिलियम मैग्नीशियम की कई सारी प्रॉपर्टी सेम आएंगी कि नहीं आएगी? आएगी। पहली प्रॉपर्टी, उनका आई ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा। और आई ज्यादा है तो क्या वो फ्लेम टेस्ट दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। अब बचा कौन? पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। दूसरा पेयर पे आ जाते हैं। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की कई सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसमें पहली प्रॉपर्टी फ्लेम टेस्ट, तीनों का कलर एक जैसा। कौन सा कलर आएगा? वायलेट। वायलेट में भी अब तीनों के शेड्स पे आएंगे, पोटेशियम का सिर्फ वायलेट, रुबिडियम का वायलेट, लेकिन कौन सा वायलेट? रेड वायलेट, और सीजियम बीवी ब्लूइश वायलेट। दो तीन बार बोलेंगे, रटने की जरूरत नहीं, दो तीन बार बोलेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में तो ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, ठीक हो जाएगा। दो तीन बार में याद ना हो तो करना भी मत। नेक्स्ट वेक्स्ट नहीं, दूसरी चीज बीएससी एमएससी कर लेना फिर, ठीक है। अब आए अगले पे, मुझे बताइए, अब इसमें हम लोग बात करें, मैंने बोला ये तीनों का कलर कैसा है बेटा? रेड। तो अभी लिथियम की बात करता हूं। लिथियम का कलर है बेटा क्रिम्सन रेड। कैसा रेड है बेटा? क्रिम्सन रेड। इसको अपन बोलेंगे लिकर, 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 ठीक है। हाँ, नाम वही है, फील ले लेना, कोई परेशानी नहीं है, लिकर, लिथियम क्रिम्सन रेड। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लिकर, जैसे ही कलर की बात आई लिथियम, लिकर आ जाएगा, लिकर से आपको कलर अपने आप समझ में आ जाएगा, लिकर मतलब लिथियम क्रिम्सन रेड, ठीक है। दो तीन बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। सोडियम जो है, नाग नागी, क्या बोला मैंने? नाग नागी, क्या बोलेंगे इसको? नाग नागी, ठीक है। अब देखो जरा एक बार दिमाग में फिर से फटाफट इसको फिट करते हैं। मैंने बोला आपको लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। क्या इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, लिथियम का कलर क्रिम्सन रेड, नाग नागी, और ये तीनों वायलेट। क्या बात क्लियर हो गई? दो तीन बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा अलग से कुछ रटने मत बैठना, ठीक। आगे आता हूं, बेरिलियम मैग्नीशियम ने तो कलर दिखाया ही नहीं। अब बचा कौन? कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम का कलर कैसा होगा? रेड, और बेरियम का कलर कुछ अलग होगा, ठीक है। अब आइए उसके ऊपर बात कर देते हैं। तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को जब अपन देखते हैं तो कैल्शियम का जो कलर है ना वो है रेड, लेकिन उस रेड को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिक रेड। क्या बोलते हैं? ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, है ना, ईंट वाला, ब्रिक रेड। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे कैबरे। कैसे याद करेंगे? कुछ लोग कब्र बोल देते हैं, कुछ लोग कैबरे बोल देते हैं, मैं कैबरे बोलूंगा। कब्र क्यों याद करना इस उम्र में? ठीक है, कैबरे ठीक है।
अब कैबरे क्या होता है? एक डांस का फॉर्म होता है, कैबरे डांस। क्या होता है? डांस का फॉर्म, कैबरे डांस। कैबरे डांस कौन सा डांस है? हेलेन को जानते हो? सलमान खान की माता जी दूसरी। अरे पिया तू अब तो आ जा, वो पिंजरे में नाचती थी पुराने जमाने में, महबूबा महबूबा, शोले मूवी वाली, है ना? उनके जो डांस हुआ करते थे, उस डांस के फॉर्म को कौन सा डांस बोलते बेटा? कैबरे डांस। ठीक है, वो क्लब लब में तामझाम वाले जो डांस होते हैं ना, वो कैबरे डांस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कैबरे। कैबरे का मतलब कैल्शियम ब्रिक रेड। ठीक है, तो कैल्शियम का कलर कैसा मिल गया बेटा? ब्रिक रेड। कैबरे से याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम, सरदार को जानते हो? कौन सरदार को? है सन ऑफ सरदार? नहीं, मुख्यमंत्री थे अपने। कौन? मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह। पहले सरदार, और अब कौन है? उनको क्या बोलते हैं? मोदी सरकार। एक सरदार और एक सरकार, एक सरदार और एक अलग लेवल पे नहीं जाना है बेटा। सुनो अब ध्यान से, है ना? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दो कलर्स की। इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्शियम डार्क रेड। याद क्या करेंगे? ठीक है, अब ये जो डार्क रेड है ना, ये मार्केट में चलता है। एनसीईआरटी इसका कलर कौन सा लिखती है? तो अब सरदार और सरकार में भारी कौन है? सरकार। सरदार और सरकार में भारी कौन? सरकार। ठीक है ना? तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। अभी इसमें दो कलर है, दोनों लिखवा दिए मैंने। डार्क रेड भी है, क्रिम्सन रेड भी है। एक तो तरीका हो गया याद करने का सरदार, दूसरा तरीका क्या हो गया? सरकार। सरकार ज्यादा डोमिनेटिंग है फिलहाल में, यही चल रहे मार्केट में। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन इसको याद रख लेंगे कि अपने को क्या याद रखना है बेटा? सरकार। ये इंपॉर्टेंट कलर है, हो सकता है कभी सरदार देते, लेकिन एनसीईआरटी इसका कलर क्या लिखता है बेटा? क्रिम्सन रेड। तो सरकार से याद होगा। इसके अलावा राउडी राठौर देखिए, चिंता था चीता चीता चिंता था, ताता ताता थिन, ताथैया ताथैया ता। सुना हुआ है? उसमें विलेन का नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया। क्या नाम होता है? क्या नाम है उसका? बेरियम एप्पल ग्रीन। याद रखने का तरीका समझ में आ गया? बाप जी से याद रख लेंगे। अभी इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऑटोमेटिकली सब चीजें निकल के आ जाएंगी। दो चार बार पढ़ लेंगे, उमड़ उमड़ के बाहर निकल जाएंगे, अपने अच्छा लग जाएंगे। ठीक है ना? छाप लो इसको फटाफट, फिर कोई मतलब भी नहीं है ये ना हो तो। जीवन में कुछ ना होगा फिर, वो देखने से भी कुछ ना होगा। चलिए ना, अब ये कलर के बाद अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? पता है सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सुना है कभी इसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुना होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ब्रीफ फटाफट, है ना? होता क्या है, मान लो आपके पास कोई मेटल का सरफेस है। ठीक है, तो मेटल के सरफेस में अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो बैठे ही होंगे खूब सारे। ठीक है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ होगा। अब इस मेटल के सरफेस को अपन ने एक वायर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से सर्किट बना दिया, मतलब एक तरह से ऐसा मान के चलो। अपन इस मेटल में से इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करेंगे। फोटो मतलब लाइट,
फोटोसिंथेसिस उस टाइप से ना, लाइट इंसिडेंट कराई। लाइट जब इंसिडेंट कराई तो लाइट की कुछ एनर्जी होगी एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा टाइप का, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, इस मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए भी कुछ एनर्जी लग रही होगी। इस मेटल को यहां से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम बैरियर, कि इतनी एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलेगा। जैसे आई करने के लिए अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ती, तो उतनी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैसी कहानी चल रही है। तो आपने इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट कराई, और वो लाइट की एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट एनर्जी के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आपने एक पाथ दे रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे मूव करना चालू कर देगा। और अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गया, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो होगा। तो लाइट की वजह से किसी लाइट को इंसिडेंट करा के अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा लेते हैं, तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स में आपको इसके फॉर्मूले सब लिखाए जाएंगे और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कराते हैं, ठीक। अब आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेटल के सरफेस से क्या निकलवाना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कहीं ना कहीं वही आई वाली बात हो गई। और मेटल के सरफेस से, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से कौन लूज करेगा? जिसका आई ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। अभी मैंने यहां पर थोड़ी देर पहले एस ब्लॉक की आई का ऑर्डर लिखा था, याद करो। सबसे ज्यादा कौन था? बेरिलियम। फिर कौन था? मैग्नीशियम। फिर कौन था? कैल्शियम। फिर कौन था? स्ट्रोंशियम। फिर आया था लिथियम। फिर आया था बेरियम। फिर आ गया था पोटेशियम, रूबी, सोडियम है ना, इधर सोडियम था। फिर आ गया पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। मैंने बोलता इन दोनों का पेयर और इन तीनों का पेयर है। अब एक बात याद करना, फोटो मतलब लाइट, धूप मान लो। धूप में आपने मेटल को रख दिया। मुझे बताओ, इन दोनों को ध्यान सुनना, समझना लॉजिक को। इन दोनों को आपने चूल्हे पे बैठाया था गर्मा गर्म थोड़ी देर पहले, चूल्हे पे बैठ के इनको गर्मी मिली थी क्या? नहीं, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए मना कर दिया। अच्छा, जिसको गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दिया उसने तब इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसको धूप में बैठा दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। अब चूल्हे पे नहीं जला जिसके, धूप में तो क्या ही जलेगा? नहीं, सही बात है कि नहीं है? लॉजिक सोचो, रिलेट करो। अब मुझे बताओ, इनको जब चूल्हे के पास ले जा रहे थे, इनको बैठाया चूल्हे पे, चूल्हे पे बैठ के इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। पहले तो इन दोनों ने मना कर दिया, बोले हमको तो कुछ होता ही नहीं है। इसको जोश चढ़ा था पहले, इसने इन दोनों को देखा, बोले हाँ भैया नहीं दिए इलेक्ट्रॉन, हम भी नहीं देंगे। जब चूल्हे पे बैठा है थोड़ी देर, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब ले ले इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, भैया नहीं दिए तो क्या, भैया जो करेंगे वही हम करेंगे, ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो, कोई परेशानी नहीं है। गरम गरम लगा, दे दिए इलेक्ट्रॉन। ये भी गए थोड़े जोश में, इन्हें बोला अच्छा भैया नहीं दिए थे, तुम तो साले नालायक हो, है? तुम्हारे में कोई दम वाली बात नहीं है, हम नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। गए बैठा दिए इनके चूल्हे पे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, दे दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर लिथियम गए, बेरियम गए, सोडियम गए, ये सब इसी उम्मीद से गए, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। पर जब लगा गर्मा गर्म लगा तो सबने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये तीनों समझदार थे, समझदार थे। जैसे चूल्हे के पास ले गए, बोले ले लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो देना ही है, तो जबरदस्ती जलवा के दे, इससे अच्छा ऐसे ही ले लो ना, क्या परेशानी है? चूल्हे के पास ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले लो। मतलब ये क्या बोलते कि हमको जरा सी एनर्जी दे दो, हम इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अब इसको धूप में बैठाया, इसने तो मना कर दिया, बोले नहीं हम चूल्हे पे नहीं दिए इलेक्ट्रॉन, धूप में देंगे। साला बुड़बक समझो क्या हमको? इनको जब ले गए धूप में, तो इनकी दिली तमन्ना थी कि जैसे भैया लोग इलेक्ट्रॉन नहीं देते, हम भी नहीं देंगे। तो इनको जब धूप में बैठाया, बोले नहीं, धूप में हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। बोल आ रहा है, तेरे को नहीं पता चला, मेरे को पता चल गया। यहां पर कैल्शियम से सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या कंडीशन है, ध्यान सुनना। इनको जब चूल्हे पे बैठाए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बड़ी मुश्किल से दिए, दे दिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बहुत जल गया, अब ले लो इलेक्ट्रॉन, कोई मतलब नहीं आगे जलवाने से। तो इनको जब धूप में ले गए तो ये फिर जोश में आ गया, बोले अब नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, अपनी तमन्ना एक बार तो जीवन में पूरी करेंगे, भैया जैसा हम भी बर्ताव करेंगे, ठीक है? इन्होंने भी नहीं दिया, इनको ले गए धूप में। समझदार प्राणी थे, बोले इलेक्ट्रॉन तो देने ही है देखो जीवन में,
धूप में बेचारे काला करेंगे, जबरदस्ती सन टैनिंग हो जाएगा। क्या मतलब है, टैनिंग करके इलेक्ट्रॉन देंगे, ले लो इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों का आई बहुत कम है, और आई बहुत कम होगा इसका मतलब है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो एक बात समझना, सनलाइट में जब इनको जब हीट करा तो कहानी अलग थी, लेकिन सनलाइट दिया तो सनलाइट में एनर्जी कंपेरेटिवली हीट के मुकाबले कम मिल रही थी। तो इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, साथ में इन्होंने जिन्होंने चूल्हे पे इलेक्ट्रॉन दिया था उन्होंने धूप में इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया। लेकिन ये चूल्हे के पास भी इलेक्ट्रॉन दे रहे थे और धूप में भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन होगा, जिसका आई सबसे कम होगा। और मुझे बताओ पूरे एस ब्लॉक में सबसे कम आई क्या इन तीनों का है या नहीं है? और मैंने बोला था इन तीनों का पेयर रहेगा। इसका पहला, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये दोनों ना तो फ्लेम टेस्ट दिखाएंगे और ना ही ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। ये फ्लेम टेस्ट भी दिखाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाएंगे। तो पूरे एस ब्लॉक में तीन वो एलिमेंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कौन होंगे बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके अलावा बाकी ये कोई भी एलिमेंट ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अच्छा, सबसे बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका आई सबसे कम है। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी जनरली क्या बोलता है कि पोटेशियम और सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। ब्लैक 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 सेल, सोलर सेल पैनल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। सोलर सेल जो बनते हैं इनको कहां यूज करते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। सर क्या रुबिडियम को नहीं यूज कर सकते? कर सकते, कोई परेशानी नहीं। एनसीईआरटी ये दोनों लिखता है, क्योंकि तो यूज उसी को किया जाएगा या तो जिसका अबंडेंस ज्यादा हो और या जो सस्ता हो। ये मिलता भी कम है और महंगा भी रहता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते इनको। वरना जी अब वो सेल लेने गए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वही आया 2 करोड़ का, तो क्या मतलब लगा कि इससे अच्छा तो बिजली का बिजली में काम चला लेगा जीवन। तो कंडीशन ये है कि किस किस को यूज करेंगे? पोटेशियम और सीजियम। पर बेस्ट ऑप्शन कौन होता है? सीजियम, ठीक है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखिएगा पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोटेशियम, rubidium and cesium can show photoelectric effect due to their low ionization energies, full stop। अगली लाइन में लिख लें, potassium and cesium can be used in photoelectric devices। potassium and cesium can be used in photoelectric devices। potassium and cesium can be used in photoelectric devices। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लें। एक प्रॉपर्टी और लिख लो लास्ट में, वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। ये हेडिंग डाल लो बस, यहां से स्टार्ट करेंगे कल अपन, ठीक है ना। एक बार ये जो पढ़ाई गया इसको फटाफट रिवाइज करके आना, 2-3 बार इसको पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा, फिर बाद में झंझट नहीं रहेगी। वरना अभी छोड़ दोगे तो फिर याद करने में दिक्कत आएगी बेटा बाद में। राधे राधे बेटे, गुड नाइट बेटा।